क्या चीज़ टेस्ट करी जा रही है गेट एग्जाम में, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, इसका एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इसे इग्नोर ना करें। स्ट्रेस स्ट्रेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, खासकर जब हम स्ट्रक्चर्स के पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा आप मज़ा ले लें इन सभी चीज़ों का और एप्लीकेशन भी कर लें। एफएमबी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से अगर आप अपनी प्लानिंग को रखेंगे, इन ऑर्डर में रखेंगे, सो यू विल एंजॉय द लर्निंग ऑल्सो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा खास होगा और ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम बचा देगा ये डिसाइड करने में कि सर मुझे पहला सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना चाहिए और किन सब्जेक्ट से मुझे शुरुआत करना चाहिए अपने गेट प्रिपरेशन की। तो जो भी बच्चे गेट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए बच्चों मैंने यहाँ पर एक बहुत अच्छे वे में ये सोचते हुए कि आप अपनी जर्नी को बहुत स्मूथ करें और साथ ही साथ लर्निंग को भी एंजॉय करें, तो ये दोनों बात को सोचते हुए मैंने कुछ सब्जेक्ट का यहाँ पे सीक्वेंस क्रिएट करा है जो आपको समझना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर उनके वेटेज क्या है ये भी आपको समझने की जरूरत है। एक चीज़ और बच्चों, कई बार हम लोग जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हमारे माइंड में आता है कि सर क्या मुझे वेटेज वाइज जाना चाहिए, क्या मुझे सिर्फ हाई वेटेज सब्जेक्ट को ही पहले प्रायोरिटी देना चाहिए या फिर मुझे पहले फंडामेंटल सीखना चाहिए। तो यहाँ पर इन दोनों बातों को मैंने मर्ज करते हुए सीक्वेंस बनाया है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ हाई वेटेज सब्जेक्ट को ही पहले प्रायोरिटी देनी है या सिर्फ हमें फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को पहले प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पर कई बार बच्चों को ये जो कन्फ्लिक्ट होता है उसका आंसर आपको इस सेशन के अंदर मिल जाएगा। बट हाँ, जब हमारे पास टाइम की कमी होती है, जब हम बहुत कम टाइम लेके प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों नो डाउट तब तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि यार हाई वेटेज लेके आप आगे बढ़ो। बट हाँ, आज की तारीख में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये बात समझते होंगे यू हैव सफिशिएंट टाइम, आपके पास काफ़ी समय है फॉर प्रिपरेशन ऑफ गेट 2027। तो चलिए बच्चों इस पर्टिकुलर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक सी मैं बात बता देता हूं जो कि काफ़ी बच्चों को पता होती है। वैसे एक बार हम जस्ट इंट्रोड्यूस कर लेते हैं इस चीज़ को भी कि यार हमारा गेट 2027 का जो पेपर होता है वो बेसिकली सीबीटी टेस्ट होगा, है ना। और अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें तो बेसिकली 3 आवर का ड्यूरेशन होता है। इसमें 2 सेक्शन में हमारे पास पोर्शन होता है, एक जनरल एप्टीट्यूड होता है और एक हमारा जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट करा हुआ है सब्जेक्ट, दैट इज लेट अस सपोज हमारे केस में हमारा सिविल है तो हमारे लिए सीई एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे अगर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके पास एमसीक्यू, एमएसक्यू और नॉट टाइप क्वेश्चन होते हैं जिनका वेटेज 1 से 2 मार्क के बीच में वेरी कर सकता है। कई बच्चों को एक बात में और कन्फ्लिक्ट होता है कि एमएसक्यू में मल्टीपल आंसर ही सही होते हैं क्या? नहीं, आपके पास एक आंसर भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, 4 भी सही हो सकते हैं। तो ये बात का ध्यान रखें, जब भी आप एमएसक्यू को सॉल्व करें तो आपके पास एक ऑप्शन भी सही हो सकता है, ये बात का ध्यान रखें। बाकी आपको नॉट के बारे में तो पता ही है कि आपको वैल्यू फिल करना होती है और एमसीक्यू में एक सिंगल चॉइस हमारे पास करेक्ट होती है। यहाँ पर बेसिकली आपके क्या चीज़ टेस्ट करी जा रही है गेट एग्जाम में, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि वो एक तो आपकी रिकॉलिंग एबिलिटी को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपका जो डिटेल में आपने सिलेबस पढ़ा है, डू यू अंडरस्टैंड दैट, वो चीज़ समझने की कोशिश करता है। साथ ही साथ आप क्या उसे अप्लाई कर पा रहे हैं, दैट मीन्स एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये वो आपसे टेस्ट करना चाह रहा है। और साथ ही साथ क्या आप उसे एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये बेसिकली कुछ हमारी टेस्ट की एबिलिटी होती है जो गेट एग्जाम हमारे लिए चेक करता है कि भाई हम क्या कैपेबल हैं इन सब चीज़ों में, राइट। और उसके बेसिस पे हमारी स्कोरिंग होती है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर और नो डाउट इन्हीं बेस्ड क्वेश्चंस होता है और इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे ये एबिलिटी को चेक कर रहा है और कुछ भी नहीं है। तो अब बात आती है बच्चों, मैंने हमारे सिलेबस को बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड करा है। पहला फेज जो है वो है बेसिक एंड हाई वेटेज, दूसरा फेज जो है बच्चों दैट इज बेसिकली द एप्लीकेशन एंड हाई वेटेज, एंड थर्ड फेज जो है वो है फिनिशिंग एंड फास्ट कंप्लीशन, है ना। तो यहां पर हम सबसे पहले फेज की बात कर रहे हैं जिसमें मैंने दोनों चीज को सोचा कि यहां पर आपके पास एक तो हाई वेटेज भी हो और साथ ही साथ हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस हो कि हमारी लर्निंग एक एंजॉयबल हो और साथ ही साथ हम चीजों को एक सीक्वेंस में पढ़े, ऐसा ना हो कि रैंडम पढ़ते चले। तो यहां पर बच्चों सबसे पहला मैं रिकमेंडेशन करता हूं कि आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड को कवर करें, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि बहुत फंडामेंटल और बहुत बेसिक है। अगर हम कोई भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं
तो हमें कहीं ना कहीं एक एनालिसिस की एबिलिटी आना चाहिए, हमें थिंक करने के लिए बारे में सोचना चाहिए, तो वो हमें कहीं ना कहीं जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट देगा। और नो डाउट हम जानते हैं कि जहाँ पे भी कैलकुलेशन की बात आती है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की बात आती है, तो हमारा मैथ्स तो भाई सबसे पहला काम कर ही देने वाला है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लें, मैथ्स का काम लगने ही वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको दो सब्जेक्ट पहले रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को जरूर करें कवर सबसे पहले, उसके साथ ही साथ आप पैरेलली जनरल एप्टीट्यूड को कवर करते रहें। बट एक बात ध्यान रखें, जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस एकदम वास्ट है बच्चों, एंड इट इज वेरी इजी ऑल्सो। तो आप डेली बेसिस पे 2 से 3 क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो आपको इसकी कोई फिक्र नहीं होने वाली कि इसका सिलेबस कैसे कवर करा जाए। तो आप पैरेलल में इसे किसी भी सब्जेक्ट के साथ चला सकते हैं। बट हाँ, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इन्हें स्टार्टिंग में कवर करें। इनकी वेटेज की अगर बात करें बच्चों, तो इसका वेटेज अगर देखा जाए तो 13 मार्क्स का वेटेज है गेट एग्जाम में, जो कि बहुत बड़ा वेटेज है, और एप्टीट्यूड का वेटेज 15 मार्क है। तो इसका मतलब है टोटल वेटेज अगर देखा जाए 28 मार्क्स यहीं पे खत्म हो गए। मतलब अगर आप ये दो सब्जेक्ट को अगर कवर कर रहे हैं स्टार्टिंग में ही अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, देन हमारे पास एक फंडामेंटल भी प्रिपरेशन चालू हो गई, और साथ ही साथ इनका वेटेज भी बहुत ज्यादा है, जो कि ऑलमोस्ट 28% हमारे पास वेटेज है पूरे गेट मार्क्स का। तो इसलिए इन दो सब्जेक्ट्स को पहले कवर करें। इसके बाद अगर बात करें बच्चों, तो अगर मैं थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आगे बढ़ूं, अब जब हम सिविल इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एनालिसिस ऑफ फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यार फोर्स का काम चाहे आपके पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे स्टील हो, चाहे आरसीसी हो, चाहे सोम हो, है ना, आपको कहीं ना कहीं फोर्स के बारे में समझने की जरूरत पड़ती है, चाहे वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्यों ना हो, है ना, फोर्स के बारे में कहीं ना कहीं नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि चाहे आप सोम पढ़ें या एफएम पढ़ें या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें, उसके पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जरूर कवर कर लें। हाँ, हालांकि इसका वेटेज कम है हमारे गेट एग्जाम में, 1 से 2 मार्क का ही वेटेज है इसका, बट इसका जो वर्क है ना, यानी जो आपको ये फोर्स के बारे में सिखाएगा, जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बारे में सिखाएगा, वो सारा का सारा एप्लीकेशन आपके पास आगे के आने वाले सब्जेक्ट्स में कवर होगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट एज पर वेटेज नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट एज पर नॉलेज है, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है ना, वो हमारे सारे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स में आने वाला है। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये होता है कि भाई आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पहले कवर कर लें, और इसका सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत जल्दी आप कवर कर सकते हो। हाँ, वेटेज कम है कोई बात नहीं, बट इसका जो यूज है और जो इसका इम्पैक्ट है वो आपके आने वाले सब्जेक्ट में बहुत यूजफुल होगा। इसका मतलब है आगे आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा रिगार्डिंग एनालिसिस ऑफ फोर्स, है ना। तो इसलिए इसको सबसे पहले कवर करें। फिर इसके बाद बच्चों आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे जाएं, जो कि नो डाउट हमारे लिए फंडामेंटल होगा। स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर, स्ट्रेस स्ट्रेन को समझने के लिए, है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, खासकर जब हम स्ट्रक्चर्स के पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे जा सकते हैं। इसका वेटेज अगर देखा जाए बच्चों, तो हमारे पास 4 से 5 मार्क के बीच में आता है। वैसे हम यहाँ पर हमने 5 मार्क्स इसे दे रखा है। इसके वेटेज की जैसे मैंने बात करी थी कि आपके पास 1 से 2 मार्क का वेटेज इसके अंदर आता है। इसके जस्ट बाद हमारे फेज 1 के अंदर नेक्स्ट जो सब्जेक्ट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं बच्चों, जैसे ही आपने मैकेनिक्स कवर कर लिया, जैसे ही आपने मैथ समझ लिया है, जैसे ही आपने सोम समझ लिया है, यू कैन गो विद द स्ट्रक्चर पार्ट ऑल्सो। आप पैरेलल में स्ट्रक्चर एनालिसिस को भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं कि आप चाहे तो एफएम को पहले कवर कर लें या स्ट्रक्चर को पहले कवर कर लें, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो, है ना, ये आपकी चॉइस है। बट मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपने अभी मैथ्स पढ़ा है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ी है, सोम पढ़ लिया है, तो जरा मजा ले लें इन सभी चीज़ों का और एप्लीकेशन भी कर लें। तो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर का जो पार्ट है इसका भी वेटेज अच्छा खासा है, 4 से 5 मार्क है। और यहाँ पर आपको इन तीनों सब्जेक्ट का, चाहे मैथ्स हो, मैकेनिक्स हो और सोम हो, इसका एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है ना। हाँ, ये भी एक हमारे पास फंडामेंटल सब्जेक्ट ही है, क्योंकि हम जब सोम की बात करते हैं तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के एनालिसिस के बारे में बात होती है। यहाँ पे बच्चों अगर हम एफएम की बात करें, एफएम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक तो आपने एक इलास्टिक मटेरियल और जब मैकेनिक्स आपने पढ़ा तो रिजिड बॉडीज के बारे में समझ लिया। बट जब हमारे पास फ्लूइड की बात आती है, जब हमारे पास एयर की बात आती है, जब हमारे पास वाटर की बात आती है, तो उस पर जब फोर्सेस का बिहेवियर आता है वो कैसे एनालाइज होगा, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम सॉइल पढ़ते हैं तो सॉइल के अंदर हमें सीपेज पढ़ना पड़ता है, जहां पर एप्लीकेशन है एफएम का। जब हम एनवायरमेंट पढ़ते हैं तो एनवायरमेंट के अंदर पंप्स आता है, कई बार हमारे पास लॉसेस होते हैं, हेड लॉसेस होते हैं, तो वो एनालाइज करने के लिए आपको अगेन एफएम का एप्लीकेशन ही लगाना पड़ रहा है ना।
और साथ ही साथ जब हम हाइड्रोलिक्स पढ़ते हैं या हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं, जब डैम के ऊपर फोर्सेस निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से एफएम की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब है एफएम भी हमारा एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है। तो इसका वेटेज भी अच्छा खासा है बच्चों, ये बात का ध्यान रखना। इसका वेटेज जो है बच्चों हमारे पास 6 से 7 मार्क का वेटेज आता है गेट एग्जाम में। मैंने अभी इसमें ओसीएफ इंक्लूड नहीं करा है, ओसीएफ को मैं बाद में बताऊंगा। आप चाहें तो ओसीएफ को साथ में भी पढ़ सकते हैं या बाद में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखें, यहां पर इसे इग्नोर ना करें, है ना। तो ये फेज 1 जो है, इस फेज 1 में मैंने टोटल 6 सब्जेक्ट रखे हैं, जिसमें मैं वापस से एक बार आपको रिव्यू कर देता हूं। हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा मैथ्स एप्टीट्यूड, जो कि हमारा टोटल 28 मार्क्स देके जा रहा था। उसके बाद हमने देखा मैकेनिक्स, और उसके बाद देखा हमने सोम, जो कि हमें 1 से 2 मार्क और 5 मार्क यहाँ पे करीब करीब देके जा रहा है। और इसके बाद मैं बोलता हूँ एनालिसिस और एफएम को कवर कर लो, जो कि 4 से 5 मार्क और 6 से 7 मार्क आपको यहाँ पर एफएम देके जा रहा है। तो अगर इन सभी का वेटेज ऐड करोगे ना, कम से कम 45 मार्क्स का वेटेज है। तो आप सोचो, फेज 1 में सिर्फ आपने फंडामेंटल डेवलप करा और एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को भी कवर करा, और आपके 45 से 48 मार्क्स अगर आप ऐड करेंगे तो 45 से 48 मार्क के बीच में आपका वेटेज कवर हो गया, मतलब 50% ऑफ सिलेबस इज डन, है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आ गया। अब जब आपने अपने बेसिक्स बना लिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसका एप्लीकेशन करना सीखें। तो अब बात आती है एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट्स में, साथ ही साथ इनका हाई स्कोरिंग। तो मैं रिकमेंड करता हूं जब आप फेज 2 स्टार्ट करें, अपनी जर्नी 2 स्टार्ट करें, तो जर्नी 2 को लिए सबसे पहले 2 बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को उड़ा दीजिए। जैसे हमने मैथ्स एप्टी उड़ाया था, वैसे यहाँ पे उड़ाइए बच्चों जियोटैक एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, क्योंकि जियोटैक और एनवायरमेंट ऐसे सब्जेक्ट हैं, दोनों का वेटेज मिला ले तो कम से कम 25 मार्क का वेटेज आता है हमारे गेट के अंदर। अब आप समझ ही गए, जहाँ पे वो 50 मार्क्स थे और ये 25 मार्क, ये सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट अभी बोले हैं मैंने, तो आप समझ लीजिए 65 मार्क्स तो यही हो गए। और 65 मार्क्स का मतलब है आपको बहुत अच्छा आईआईटी मिलने वाला है विथ गुड ब्रांच। 65 प्लस मार्क्स 70 मार्क्स रख लिया है तो बहुत अच्छा ब्रांच आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों जियोटेक की बात करें तो इसका हाईएस्ट वेटेज है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, आपको सोम का भी दिखेगा, साथ ही साथ फ्लूइड का भी एप्लीकेशन दिखेगा, मैकेनिक्स का भी पार्ट आपको दिखेगा, क्योंकि फोर्स की एनालिसिस आपको करनी है भाई। तो यहाँ पे 12 से 13 मार्क्स आपको दिखने वाला है। और एनवायरमेंट जैसा कि हाई वेटेज सब्जेक्ट है, कई बार बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तक के एप्लीकेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैकेनिक्स कैसे लगाई गई है, कितना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ये एनवायरमेंट, जहाँ पर आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी एप्लीकेशन देखते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी कैसे अप्लाई करी जाती है एनवायरमेंट के अंदर, राइट। तो बच्चों यहाँ पे ये 11 से 12 मार्क का वेटेज है। तो अगर इन दोनों को मिला लें, कम से कम नहीं करके बच्चों 22 से 25 मार्क के बीच में इनका वेटेज बन जाता है, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन है जियोटेक कवर करें पहले, फिर एनवायरमेंट के लिए जाएं, या आप इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। बट हाँ, इसे इसी ऑर्डर में रखें कि फेज 2 जब स्टार्ट करें तो जियोटेक और एनवायरमेंट को आप लेके चलें। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, नेक्स्ट यू कैन गो विद द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड आरसीसी। फेज 2 में हालांकि मैंने 4 ही सब्जेक्ट रखे हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स को देखा जाए तो इनका सिलेबस भी काफ़ी वास्ट है और बड़े सब्जेक्ट्स हैं। और हाँ, इनका स्कोर भी अगर देखा जाए तो अच्छा खासा है, 35 से 38 या 39 मार्क्स आप मान लीजिए, ये 4 सब्जेक्ट्स को मिला के ही हो जाएगा। जैसे अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन का वेटेज जो है बच्चों वो 7 से 9 मार्क के बीच में आता है, जिसमें आपको हाईवे पेमेंट डिज़ाइन देखने को मिलती है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग देखने को मिलता है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर हम देखें आरसीसी की, तो आरसीसी की बात करें जो कि डायरेक्ट फार्मूला और कोडल प्रोविजन बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। अगर फार्मूला आपको क्लियर है, कोडल प्रोविजंस क्लियर है, देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द आरसीसी। एंड आरसीसी आप जानते ही हैं कि जैसे कि एप्लीकेशन है सोम और हमारे स्ट्रक्चर का, और साथ ही साथ कुछ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कंसेप्ट, है ना। तो यहाँ पर इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अच्छा खासा स्कोर देके जाने वाला है। तो जो फेज 2 था उसमें हमने 4 ही सब्जेक्ट रखे हैं, और ये 4 सब्जेक्ट आपको क्या देने वाले हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा स्कोर देने वाला है। अभी हमने इसके पहले जोड़े थे 25 मार्क करीब करीब ये थे, तो अगर इसका आप देख लें 12 मार्क से 15 मार्क के बीच में, आई थिंक हाँ 12 से 15 मार्क के बीच में ये वेरी कर सकते हैं बच्चों, राइट। 12 से 15 मार्क के बीच में ये वेरी कर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कहीं ना कहीं 35 मार्क्स ऑलमोस्ट यहाँ से हमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद अब लास्ट जर्नी जब आप कवर करें, सो गो विद द स्मॉलर सब्जेक्ट्स। आपके पास जैसे फास्ट एंड फिनिशिंग सब्जेक्ट्स का मतलब ये है, ये सब्जेक्ट्स थोड़े से इंडिपेंडेंट भी है और इनका सिलेबस जल्दी कवर करा जा सकता है, और साथ ही साथ ऐसे सब्जेक्ट जिनका वेटेज हो सकता है कम भी हो, है ना। तो ये मैंने फास्ट एंड फिनिशिंग सब्जेक्ट्स में रखे हैं।
ऐसा भी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट का ही वेटेज कम होता है, ऐसा भी नहीं है बच्चों। जैसे अगर हम सर्वेइंग की बात करें तो सर्वेइंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम जल्दी कवर कर सकते हैं, ज़्यादा स्कोरिंग है और साथ ही साथ इसका वेटेज भी सिग्निफिकेंट है। देखा जाए तो 4 से 6 मार्क्स के बीच में आता है। बट खासियत यह है कि इस सब्जेक्ट की ये फॉर्मूला बेस ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे अगर एनालिसिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख गए हो बहुत अच्छे से, यू कैन कवर इट वेरी क्विकली और यहाँ से अच्छा खासा स्कोर भी आप कर सकते हो। इसके बाद अगर आप जाएं तो आप हाइड्रोलॉजी के लिए चले जाएं बच्चों। अब कई बच्चे सोचेंगे सर स्टील को क्यों नहीं लिया पहले। स्टील को इसलिए नहीं लिया बच्चों क्योंकि उसका सिलेबस वास्ट है, वेटेज थोड़ा सा कम होता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एम्पेरिकल फॉर्मूले और जो हमारे पास कोडल प्रोविजंस है वो मेमोराइज करना पड़ जाता है। तो बेटर टू स्कोर मोर, है ना, विथ लेस एफर्ट। तो यहाँ पर सिक्वेंस की बात अगर करें तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोलॉजी को पहले दे दिया क्योंकि इसका सिलेबस छोटा है, वेटेज हम इजीली यहाँ पे देखें तो 2 से 3 मार्क्स हमें मिलेगा जो कि इक्विवेलेंट टू स्टील स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इसे स्कोर भी करा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप हाइड्रोलॉजी के लिए जाएं बच्चों सर्वेइंग के बाद। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, नेक्स्ट वन इज बेसिकली इरिगेशन एंड ओसीएफ। हाँ, अगर यहाँ पे किसी बच्चे को लगता है नहीं सर मुझे स्टील स्ट्रक्चर ही पढ़ना है, यू कैन गो विद दैट, बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को जल्दी कवर करके यहाँ से वेटेज निकाल सकते हैं क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस आएंगे दे आर वेरी सिंपल, राइट, यू कैन सॉल्व इट क्विकली ऑल्सो। तो यहाँ पे बच्चों इरिगेशन को आप कवर कर सकते हैं और ओसीएफ को कवर कर सकते हैं जिनका वेटेज 1 से 2 मार्क के बीच में वेरी करता है, राइट, दोनों का वेटेज 1 से 2 मार्क के बीच में वेरी करता है। स्टील स्ट्रक्चर जो कि हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है, स्टील स्ट्रक्चर को अब आप चाहें तो कवर करें लास्ट ऑफ द फेज 3 में, है ना, जहां पर इसका सिलेबस थोड़ा ज्यादा है। अब ये फास्ट कवरिंग नहीं है ना, बट ये फिनिशिंग सब्जेक्ट है। आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने के बाद इसको कवर करने की कोशिश कर सकते हो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसकी रिक्वायरमेंट हमें ऊपर पड़ने वाली है। ये फिनिशिंग सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो सकता है बट फास्ट कवरिंग नहीं है। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व, है ना, एंड लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। तो इसका वेटेज बच्चों थोड़ा सा डायनामिक टाइप का होता है, कभी 1 से 2 मार्क का पूछ लिया, कभी 2 से 4 मार्क का पूछ लिया, तो थोड़ा डायनामिक टाइप का इसका वेटेज है। तो इट इज़ लिटिल बिट अनप्रेडिक्टेबल बोल सकते हो आप, कभी कभी आ गया तो बहुत अच्छा आ जाएगा, कभी कभी नहीं आया तो फिर नहीं आता है, 1 से 2 मार्क का ही आता है ना। तो इसलिए बच्चों स्टील स्ट्रक्चर को आप यूजुअली लास्ट में करें तो ज़्यादा बेटर होगा और इसका वेटेज 2 से 4 मार्क के बीच में वेरी कर जाता है। कई बार अगर हम लोग एंड ऑफ द ड्यूरेशन पे आते हैं तो हम लोग ये रिकमेंड कर देते हैं कि आप यार वोल्टेज कनेक्शंस को कवर कर लो, प्लास्टिक एनालिसिस को कवर कर लो, दैट इज मोर देन इनफ इन द स्टील स्ट्रक्चर्स, है ना। इसके बाद जो लास्ट हमारा सब्जेक्ट बचता है दैट इज सीपीएम एंड बिल्डिंग मटेरियल, जो कि बच्चों हमारे 2 से 3 मार्क्स के बीच में वेरी कर सकता है। यू कैन कवर इट इन द लास्ट ऑफ द सिलेबस और लास्ट ऑफ द फेज 3 ऑल्सो। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं आप क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा रट्टाफिकेशन का काम पड़ेगा मटेरियल के बारे में। बट हाँ, जब हम सीपीएम और पर्ट के बारे में आते हैं तो थोड़ा सा एनालिसिस और थोड़ा टेक्निकली सोचना पड़ता है। बट हाँ, जब हमें मटेरियल की बारी बात आती है तो बच्चों रट्टाफिकेशन कहीं ना कहीं लगने ही वाला है ना। तो ये है हमारे पास एक आइडिया जिस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हो, एक हाई वेटेज को भी प्रायोरिटी देते हैं, साथ ही साथ एक बेस्ट सीक्वेंस को भी प्रायोरिटी देते हैं। तो आइए इसको कंक्लूड करते हैं बच्चों फटाफट से। तो यहाँ पर ये हमारा बेस्ट सीक्वेंस होगा, हमने 3 फेज में डिवाइड करा, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। तो हमारा फेज 1 जो था बच्चों वो था बेसिकली बेसिक एंड हाई वेटेज, फेज 2 था एप्लीकेशन एंड हाई स्कोरिंग एंड थर्ड वन इज फिनिशिंग एंड फास्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फेज के अंदर देखा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैकेनिक्स, सोम, एफएम एंड टॉस हम कवर कर सकते हैं। इनके वेटेज ये लिखे हैं बच्चों, अप्रोक्सीमेटली अगर इनका वेटेज देखा जाए तो ये 45 से 48 मार्क्स के बीच में वेरी कर सकता है ना। ये करीब करीब इन वेटेज के बीच में आ जाएगा। अगर आप इतना सिलेबस कर ले रहे हैं तो लगभग आपने 45 से 50% सिलेबस कवर कर लिया है। इसके बाद मैं रिकमेंड करता हूं कि आप एप्लीकेशन पे जाएं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इससे समय भी लगेगा, इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो यहाँ पे बच्चों सॉइल मैकेनिक्स को आप कवर कर सकते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को कवर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड आरसीसी। इसका अगर वेटेज देखें बच्चों तो लगभग आपके पास 35 से 40 मार्क्स के बीच में वेरी कर सकता है ना। इट मे बी वेरिएबल बट हाँ इसी रेंज के बीच में कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। अब जब आप ये 2 फेज कवर कर लेते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा बच्चों 45 प्लस 35 भी अगर आप जोड़ें तो लगभग 80 मार्क्स आपका हो चुका है ना, लगभग 80 से 85 मार्क्स हो चुका है। जो रिमेनिंग आपका सब्जेक्ट बचता है दैट इज फेज 3, जहां पर सर्वे, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ओसीएफ, स्टील स्ट्रक्चर एंड
CPN बिल्डिंग मटेरियल बचा हुआ है। तो अगर इसको देखा जाए बच्चों, तो ये कहीं ना कहीं 15 से 20 मार्क के बीच में वेरी कर जाता है यार, है ना। ये डिपेंड करता है बच्चों, मैं वापस बोलता हूँ, 15 से 20 मार्क के बीच में वेरी कर सकता है, राइट। तो ये है आपका फेज 3। तो इस तरीके से अगर आप अपनी प्लानिंग को रखेंगे, इन ऑर्डर में रखेंगे, सो यू विल एंजॉय द लर्निंग ऑल्सो, और आपका जो सिलेबस है वो बेस्ट सीक्वेंस में कवर होगा और बेस्ट वे में कवर होगा, क्योंकि आप यहाँ पर प्रायोरिटी भी दे रहे हैं हाई वेटेज सब्जेक्ट्स को भी, और साथ ही साथ अपनी लर्निंग को भी। और अब जब आप ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर रिविजन भी ज़रूरी है, यहाँ प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, यहाँ पे रिकॉलिंग भी ज़रूरी है, और यहाँ पर जो एरर हो रही है उसे भी रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपके इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में कवर हो सकती हैं अगर आप इस ऑर्डर में चलेंगे तो। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात बिल्कुल अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी बच्चों। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।